हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन क्वेश्चन सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे गैर संवैधानिक निकाय एवं अन्य संस्थाओं के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। सभी सवालों के यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जितने भी आपके सवाल पूछे गए। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज और आपका अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो पहला है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग, यहाँ पे आपके कौन कौन से सवाल बने देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि आपका मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल क्या है। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है तो मानव होने के नाते मानव गरिमा पर, तो मानव होने के नाते मानव गरिमा पर ये आपका इस पर बल देता है। 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई, जिसके अनुसार समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्तित्व के विकास और अपनी गरिमा और आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों का वह हकदार है। ये अधिकार उन्हें एक मानव होने के नाते मानवीय गरिमा पर दिए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक, ये कैसा सांविधिक है, ठीक है, संवैधानिक नहीं है, निकाय है, जिसका गठन संसद द्वारा पारित जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया और 28 सितंबर 1993 से ये लागू हुआ, जबकि आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। पहले इसे संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत एक अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से मानव अधिकारों के संरक्षण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालयों के गठन की व्यवस्था करता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी हो जाते हैं। आगे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि समाज के एक सदस्य, देखो सेम वही दे रखा है, समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। वह प्रत्येक प्रयासों एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अपने व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास और अपनी मान मर्यादा के लिए अपरिहार्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का वह हकदार है। सामाजिक सुरक्षा के महत्व को बल देने वाला यह कथन निम्नलिखित में से किसके लिए अभिव्यक्त होता है। तो मानवाधिकार के लिए होता है। तो ये हो जाता है मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, ठीक है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा से संबंधित हो जाता है। सार्वभौमिक घोषणा कब होती है? 10 दिसंबर 1948 को होती है। आगे बात करते हैं। अगला सवाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार कमीशन एक क्या है? तो भैया एक कैसा है, एक कानूनी संस्था है, ठीक है, एक लीगल बॉडी है, एक संवैधानिक तो नहीं है, ठीक है, गैर वैधानिक नहीं है, स्वयंसेवी संस्था, ये भी हो जाता है गलत, ठीक है। तो कैसी है? एक लीगल बॉडी है, एक कानूनी संस्था है। भारत में कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय जो नहीं है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये सांविधिक निकाय है, ठीक है, लीगल बॉडी है, ऐसे लिख सकते हैं क्या, सांविधिक निकाय। ओके भाई साहब, सांविधिक निकाय। राष्ट्रपति द्वारा 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान के किसान अध्यादेश आर्टिकल 123, ठीक है, 123। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक कैसा है? एक सांविधिक निकाय है, एक स्टेचुअरी आपकी बॉडी हो जाती है, सी वाला हो जाता है, उत्तर आपका सही हो जाता है। आगे बात करते हैं। आगे भाई साहब जो बात की जाती है, कह रहा है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तिथि को लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था। एनएचआरसी के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो एनएचआरसी के कार्य इनमें से कौन से हैं? तो देख लेते हैं। पहला कार्य लिखा गया, मानव अधिकारों के उल्लंघन पर अपने स्वयं की पहल पर जांच पड़ताल करना, हाँ सही है। पीड़ित द्वारा इसके समक्ष प्रस्तुत याचिका के आधार पर जांच पड़ताल करना, सही है। कैदियों की दशा को जानने के लिए जेलों का भ्रमण करना, ये भी सही है। मानव अधिकारों के क्षेत्र में शोध का जिम्मा लेना और शोध को प्रोत्साहित करना, ये भी आपका सही हो जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैकल्पिक न्यायिकेतर प्रणाली है। आयोग के कार्य निम्नलिखित होते हैं, कौन कौन से देख लेते हैं भैया। मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना था किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना जिसकी कि वह अवहेलना करता हो कि जांच स्वप्रेरणा व न्यायालय के आदेश से करना।
न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना, जेलों व बंदी गृहों में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन करना, उसके बारे में सिफारिशें करना, मानवाधिकारों की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक तथा विधिक उपबंधों की समीक्षा करना, इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों की सिफारिश करना। ओके। आतंकवाद, ये भी है, इसमें भी है, आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिससे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, इनके बचाव के उपायों की सिफारिश करना। छठा पॉइंट कहता है मानवाधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं दस्तावेजों का अध्ययन व उनको प्रभावशाली तरीके से लागू कराने की सिफारिश करना। और मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध करना और उसे प्रोत्साहन करना। आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियां होती हैं और यह अंतरिम राहत भी प्रदान कर सकता है। इसके पास मुआवजे तथा हर्जाने के भुगतान की सिफारिशें करने का भी अधिकार होता है। आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। और भी कुछ इसमें है भी है क्या, वो हो गया। अब अगला सवाल 150 नंबर का सवाल है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो NHRC के बारे में कौन सा कथन सही है? या एक वैकल्पिक न्यायिकेतर प्रणाली है तो सही है। मानव अधिकार उल्लंघनों के पीड़ित NHRC के माध्यम से हानि पूर्ति मांग सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, या तत्काल राहत प्रदान कर सकता है, या प्रवर्तन की प्रत्यक्ष शक्ति प्राप्त करता है। तो आपका इनमें से कौन से ओनली 1-2 सही है, ठीक है। ये तत्काल वाला तो नहीं कर सकता है, ठीक है। और इट हैज़ द डायरेक्ट पावर ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है। इसे प्रवर्तन की प्रत्यक्ष शक्ति प्राप्त है, ये गलत है, ये भी। तो 1 और 2 ओनली सही है। कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? तो देख लेते हैं। मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, हाँ करना। किसी जेल को देखना, करना। मानवाधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना, करना। मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना, अरे भैया तुम सजा कैसे दे दोगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में कौन से कथनों पर विचार करना, और विचार कर लेते हैं भाई साहब। अब विचार क्या, इसका उत्तर भैया नहीं है, इसमें विवादित रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं। जैसे लिखा है, इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, न्यायमूर्ति होना चाहिए, ठीक है। इसके प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थाएं हैं। इसकी शक्तियां केवल सिफारिशी प्रकृति की हैं। आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आज्ञापरक है। अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, ठीक है। देखो, मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है, ठीक है। सदस्य जो एक कार्यरत या सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा, एक कार्यरत सेवानिवृत्त या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और 3 अन्य जो सदस्य होंगे जिनको मानवाधिकार से संबंधित जानकारी अथवा कार्य अनुभव हो, जिनमें कम से कम एक महिला सदस्य अवश्य हो, महिला को जरूरी हो। इसके अतिरिक्त आयोग में 7 अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और राष्ट्रीय अनुसूचित फिर महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त, ये सभी होते हैं। आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो जाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित एक 6 सदस्यीय कमेटी द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं कौन? पीएम, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता, केंद्रीय गृह मंत्री, ये सभी लोग होते हैं। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के कार्यरत न्यायाधीश या कार्यरत हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही की जा सकती है, ठीक है। सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। इनके वेतन भत्ते आदि का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। इनको राष्ट्रपति किसी भी समय इनके पद से हटा सकता है। इसके अलावा आचरण संबंधित दोष के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा पर राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है। इसके कार्यकाल के पश्चात अपने कार्यकाल के पश्चात आयोग के अध्यक्ष व सदस्य केंद्र या राज्य सरकारों में किसी भी पद के योग्य नहीं होंगे। अपने कार्यकाल के पश्चात आयोग के अध्यक्ष व सदस्य केंद्र या राज्य सरकारों में किसी भी पद के लिए योग्य नहीं होंगे। मतलब भैया खट्टो काम से तुम्हारा काम खत्म।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में कौन सम्मिलित नहीं होता है? कौन सा सदस्य भाई साहब नहीं होता है? कौन इनमें से बकरा नहीं होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है। लोकसभा का विपक्ष का नेता होता है, राज्यसभा के विपक्ष का नेता होता है, राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। यानी उपराष्ट्रपति का कहीं चर्चा किया गया था? नहीं 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 नहीं, ठीक है, ओके। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से इसका आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? कौन बन सकता है? उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश नहीं, सेवानिवृत्त होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, और क्या था, और उच्चतम केवल, देखो अब तो सीजीआई जो रिटायर्ड होते हैं, और या फिर आपका उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जो रिटायर्ड होगा वही बन सकता है। तो इसलिए इसका उत्तर भैया स्टार दिया गया है, मतलब इसका कुछ दिक्कत रहा होगा, ठीक है। अगला सवाल का, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, अध्यक्ष 5 वर्ष की, मतलब क्या लिखा गया है ना, का सही नहीं है, ठीक है। यह अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करे, गलत है। 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है, तो यही तो गलत हो गया। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है इसमें? अच्छा, और दूसरा कह रहा है कि आयोग के सदस्य 5 वर्ष की आयु तक पद, ये भी तो गलत दिया है, 3 वर्ष होता है। फिर उसके बाद में सदस्य 5 वर्षों की दूसरी अवधि के पुनर्निर्वाचन पात्र नहीं होता है, ये भी गलत दिया है, ठीक है। पुनर्निर्वाचन तो होते हैं, लेकिन आपका 3 वर्ष दिया होता है यहाँ पर, इसलिए इसमें भी स्टार लगा है। इन लोग कितना गलत छापते हैं यार। निम्नलिखित कथनों पर कथन और कारण वाला दे रखा है। कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। हाँ, ये तो मान सकते हैं, ठीक है, ये तो सही है। फिर उसके बाद में उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल, अरे ये गलत है, 3 वर्ष 70 वर्ष होता है, तो कारण वाला गलत है, ठीक है। तो ए वाला तो सही है, लेकिन आपका आर गलत हो जाता है। लेकिन इसमें भी स्टार दिया गया है, कोई लोचा रहा होगा, लोचा रहा होगा मतलब यहाँ पर देखो लिखा है ना, भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। अब यहाँ पर अब तो उसमें बोल दिया गया कि आपका न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश हो या रिटायर हो, ठीक है, रह चुका हो, तो वो भी हो सकता है। अच्छा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 साल का होता है। कितना होता है? तो 3 साल का होता है। कितना होता है भाई साहब? 3 साल का होता है। अच्छा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। यार राष्ट्रपति का है, वहाँ पे लफड़ा करेंगे बीच में, तो आपके राज्यपाल करेंगे। ओके, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होगा? तो ये आपका राज्यपाल नहीं होता है, ये तो नियुक्ति ही करेगा। मुख्यमंत्री होगा, विधानसभा का अध्यक्ष होगा, गृह मंत्रालय के प्रभार होंगे, ये लोग शामिल होते हैं, राज्यपाल शामिल नहीं होता है। तो ये हो गया आपका खत्म। तो आपका ये पूरा हमने कंप्लीट करा दिया। क्या एनएचआरसी और आपका स्टेट जो आपका राज्य मानवाधिकार आयोग दोनों कंप्लीट हो गए। आपको बताना क्या है, एनएचआरसी के भाई साहब वर्तमान में हेड कौन है? कौन है एनएचआरसी के हेड? कौन है? इनका कार्यकाल कितना होता है और कौन बन सकता है? 3 आपको सवाल के उत्तर देने हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, आपको अच्छे से सब कुछ मिलता